हेलो दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। इस वीडियो में हम बात करेंगे लाप्लास की निहारिका परिकल्पना। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि यहाँ पर आपको भूगोल से संबंधित जो हैंड रिटन नोट्स हैं वो मिल जाएंगे। कुछ पेपर्स के, जैसे कि इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं फिजिकल जियोग्राफी, जो सेमेस्टर फर्स्ट में चलता है कोटा यूनिवर्सिटी में। तो उसका जो पहला टॉपिक है वो है लाप्लास की निहारिका परिकल्पना। ठीक है ना। यहाँ से आपको थोड़ी सुविधा होगी पढ़ने में। ठीक है, तो करते हैं शुरू। लाप्लास की निहारिका परिकल्पना। लाप्लास का पूरा नाम पियरे साइमन मार्क्विस डी लाप्लास है। फ्रांसीसी विद्वान लाप्लास ने निहारिका परिकल्पना का प्रतिपादन 1796 में अपनी पुस्तक एक्सपोजिशन ऑफ द वर्ल्ड सिस्टम में किया। इनकी परिकल्पना कुछ कुछ कांट के विचारों से समानता रखती है। कांट की अशुद्धियों को दूर करने के लिए इन्होंने कुछ कल्पनाएं की, जिन पर आधारित होकर सिद्धांत आगे बढ़ता गया। लाप्लास ने अंतरिक्ष में परिभ्रमण करती हुई एक उष्ण एवं गैसीय निहारिका की परिकल्पना की। इसका व्यास कुल सौरमंडल जितना था। विकिरण द्वारा ताप में ह्रास यानी कि कमी तथा गुरुत्वाकर्षण के कारण यह गतिशील निहारिका धीरे धीरे सिकुड़ने लगी। गतिकी के नियम के अनुसार सिकुड़ती हुई वस्तु का घूर्णन बढ़ जाता है। घूर्णन गति से उसका केंद्रापसारी बल भी बढ़ गया। केंद्रापसारी बल का मतलब ये होता है केंद्र से बाहर की ओर लगने वाला बल। ठीक है ना, उसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी कहते हैं, केंद्रापसारी बल भी कहते हैं। परिणाम स्वरूप निहारिका के भूमध्य रेखीय भाग में कुछ उभरा हुआ पदार्थ भारहीन हो गया और उससे अलग हो गया। यह पदार्थ निहारिका के चारों ओर छल्ले के रूप में परिक्रमा करने लगा। इसी छल्ले से बाद में उत्पन्न हुए छल्ले ने धीरे धीरे ठंडा होकर ग्रहों का रूप लिया। इसी प्रक्रिया से उपग्रहों की उत्पत्ति भी हुई। निहारिका का जो अवशिष्ट भाग था वह सूर्य बना। ग्रहों की वृत्ताकार कक्षा, सूर्य और ग्रहों का एक ही दिशा में घूमना, शनि के चारों ओर पाए जाने वाले वलयाकार उष्ण गैसीय निहारिका से उत्पन्न पृथ्वी के गर्भ से तप्त लावा का उद्गार, यानी कि ज्वालामुखी क्रिया के दौरान जो तप्त लावा निकलता है वो आदि तथ्य लाप्लास की परिकल्पना की पुष्टि करते हैं। आलोचना देख लेते हैं। ये जैसे इनकी परिकल्पना थी। अब इस परिकल्पना की कुछ आलोचना भी की गई है, वो देख लेते हैं। लाप्लास की परिकल्पना में कुछ त्रुटियां दिखाई देती है, जो निम्न है। पहली त्रुटि है, इसमें प्रारंभिक उष्ण व गतिशील निहारिका की उत्पत्ति के विषय में कोई जानकारी नहीं दी है। दूसरी है, सूर्य तथा ग्रहों के मध्य कोणीय संवेग के वितरण में अंतर की व्याख्या नहीं हो सकी है। और तीसरा है, मूल निहारिका का विस्तार कुल सौरमंडल जितना मान लिया जाए तो उसकी घूर्णन गति अधिक नहीं हो सकती। यदि घूर्णन गति कम हो तो छल्ले पृथक यानी कि अलग होना संभव नहीं है। परिकल्पना के अनुसार उपग्रहों को उनकी पितृ ग्रहों की दिशाओं में ही घूमना चाहिए, जबकि शनि तथा बृहस्पति के कुछ उपग्रह विपरीत दिशा में घूमते हैं। ये कुछ आलोचनाएं हैं। गैस अणु गति सिद्धांत के अनुसार गैसीय वलयों का घनीभवन तथा ग्रहों का निर्माण संभव नहीं है। वलय का निर्माण बंद हो गया। निहारिका के खंडित पदार्थ से निहारिका ही बननी चाहिए। सूर्य के विषुवत रेखीय प्रदेश में उभार होना चाहिए आदि प्रश्नों का उत्तर इसमें नहीं मिलता है। इन सभी आलोचना के कारण वर्तमान में लाप्लास की परिकल्पना मान्य नहीं है। ठीक है ना, तो ये हो गई आपकी लाप्लास की परिकल्पना। ठीक है, अब देख लेते हैं हम जेम्स जेन्स की ज्वारीय परिकल्पना, यानी कि पृथ्वी की उत्पत्ति की जेम्स जेन्स की ज्वारीय परिकल्पना। ठीक है, टाइडल हाइपोथेसिस ऑफ जेम्स जेन्स। ज्वारीय परिकल्पना का प्रतिपादन अंग्रेज विद्वान सर जेम्स जेन्स ने सन 1919 में किया तथा सन 1929 में जेफरीज ने इसमें कुछ संशोधन किया। जेम्स जेन्स ने कुछ कल्पित तथ्य माने। पहला, सौरमंडल का निर्माण सूर्य तथा एक अन्य तारे के संयोग से हुआ। दूसरा, प्रारंभ में सूर्य गैस का एक बहुत बड़ा गोला था। तीसरा, सूर्य के साथ ही ब्रह्मांड में एक दूसरा विशालकाय तारा था। चौथा,
सूर्य अपनी जगह पर स्थिर था तथा अपनी जगह पर ही घूम रहा था, यानी कि घूर्णन कर रहा था। पांचवा, साथी तारा एक पथ के सहारे इस तरह घूम रहा था कि वह सूर्य के निकट आ रहा था। छठा, साथी तारा आकार तथा आयतन में सूर्य से बहुत अधिक विशाल था। सातवां, पास आते हुए तारे द्वारा ज्वारीय शक्ति का प्रभाव सूर्य के बाह्य भाग पर पड़ा। इन सभी कल्पित तथ्यों के अनुसार या आधार पर जिंच ने बताया कि साथी तारा निरंतर एक पथ के सहारे सूर्य की ओर अग्रसर हो रहा था, जिस कारण साथी तारे की आकर्षण शक्ति द्वारा वायवीय ज्वार का प्रभाव सूर्य के बाह्य भाग पर पड़ने लगा। फलस्वरूप सूर्य में ज्वार उत्पन्न होने लगा। यह ज्वारीय क्रिया सूर्य में उसी प्रकार संभव हो सकी जिस प्रकार वर्तमान समय में पृथ्वी के निकट चंद्रमा के आ जाने से पृथ्वी के महासागरों में ज्वार उत्पन्न हो जाता है। जैसे जैसे विशालकाय तारा सूर्य के पास आता गया, वैसे वैसे उसकी आकर्षण शक्ति बढ़ती गई तथा ज्वार की तीव्रता बढ़ती गई। जब तारा सूर्य के निकटतम दूरी पर आया तो उसकी आकर्षण शक्ति सूर्य से अधिक हो गई, जिस कारण हजारों किलोमीटर लंबा सिगार के आकार का ज्वार सूर्य के बाह्य भाग में उठा। सिगार के आकार वाले इस भाग को फिलामेंट कहा गया। सूर्य के निकटतम दूरी पर पहुंचने के कारण तारे की अधिकतम आकर्षण शक्ति के प्रभाव से एक विशाल फिलामेंट सूर्य से हटकर तारे की तरफ अग्रसर हुआ। जीन्स के अनुसार पास आने वाला तारा सूर्य के मार्ग पर नहीं था, अतः यह सूर्य से आगे बढ़ने लगा। इस प्रकार तारे के दूर निकल जाने के कारण फिलामेंट तारे के साथ न जा सका, बल्कि वह सूर्य के चारों ओर परिभ्रमण करने लगा। परिभ्रमण, देखो एक गति होती है परिक्रमण गति, एक गति होती है परिभ्रमण गति। परिक्रमण गति होती है परिक्रमा लगाना, ठीक है। परिक्रमण का मतलब होता है परिक्रमा लगाना, और परिभ्रमण का मतलब होता है घूमना, घूर्णन, यानी कि घूर्णन का मतलब होता है अपनी ही जगह पर रोटेशन होना, परिक्रमा करना, है ना। और एक होता है परिभ्रमण करना। इसके बाद में देखते हैं, कुछ समय पश्चात साथी तारा सूर्य से इतना दूर चला गया कि पुनः कोई वायवीय भाग फिलामेंट, यानी कि वायवीय भाग या फिलामेंट सूर्य से अलग नहीं हो सका। आगे चलकर सूर्य से निकला हुआ ज्वारीय पदार्थ शिकार के आकार में अधिक लंबा हो गया। कुछ समय पश्चात साथी तारा सूर्य से इतना दूर चला गया कि पुनः कोई फिलामेंट सूर्य से अलग नहीं हो सका। आगे चलकर सूर्य से निकला हुआ ज्वारीय पदार्थ शिकार के आकार में अधिक लंबा हो गया, जिसका मध्य भाग अधिक मोटा या चौड़ा तथा दोनों किनारे वाले भाग अत्यधिक पतले थे। किनारों के पतला होने का मुख्य कारण सूर्य की आकर्षण शक्ति का प्रभाव ही बताया जाता है। अब देखते हैं फिलामेंट से ग्रहों की उत्पत्ति कैसे हुई। सूर्य से अलग होने के बाद फिलामेंट शीतल होने लगा, जिस कारण उसके आकार में संकुचन प्रारंभ हो गया। इस संकुचन के कारण फिलामेंट कई टुकड़ों में टूट गया तथा प्रत्येक भाग घनीभूत होकर ग्रह के रूप में बदल गया। इसी क्रिया से फिलामेंट से 9 ग्रहों की रचना संभव हुई। इसी प्रक्रिया के अनुसार सूर्य की आकर्षण शक्ति के प्रभाव से ग्रहों पर ज्वार उत्पन्न होने से उनके कुछ पदार्थ अलग हो गए, जो घनीभूत होकर उपग्रह बने। इस परिकल्पना से सौरमंडल की अनेक समस्याएं सुलझी सी प्रतीत होती है, जैसे कि ग्रहों का क्रम तथा आकार, उपग्रहों का क्रम, उपग्रहों की संरचना तथा आकार, ग्रहों का परिभ्रमण कक्ष, ठीक है, विस्तृत वायवीय पदार्थ का आकार आदि, है ना। ये डायग्राम है, देख सकते हैं आप लोग। इसके बाद में इसकी आलोचना है मूल्यांकन। वर्तमान वैज्ञानिकों को जीन्स की यह परिकल्पना मान्य नहीं है। बी लेविन के अनुसार ब्रह्मांड में तारे एक दूसरे से इतनी दूरी पर स्थित हैं कि इनके पारस्परिक मुठभेड़ की संभावनाएं बहुत कम है। जिस विशाल तारे से सूर्य में ज्वारीय उद्भेदन हुआ, वह तारा पुनः कहाँ चला गया, इस प्रश्न का समुचित उत्तर नहीं मिल पाता। यानियन पारिस्की ने गणितीय परिकलन के आधार पर प्रमाणित कर दिया कि जीन्स की परिकल्पना से सूर्य तथा ग्रहों के बीच वास्तविक दूरी की सत्यता प्रमाणित नहीं हो सकती। सूर्य से निकला हुआ पदार्थ, सूर्य से निश्चित पदार्थ, है ना, का पदार्थों का घनीभवन किस प्रकार हुआ, इसका उल्लेख जीन्स ने भलीभांति नहीं किया है। ये जीन्स की परिकल्पना थी यहाँ तक, ठीक है ना। ये लेबर असिस्टेंट में भी जो सूर्य के जो सन वगैरह हैं किसने दी थी, मुख्य चीज़ क्या थी, कौन कौन से कल्पित तथ्य माने थे, वो भी लाभदायक हैं। लेबर असिस्टेंट की अगर तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए भी ये समान रूप से उपयोगी है।
ठीक है ना। उसमें भी पृथ्वी की उत्पत्ति की जो संकल्पनाएं हैं, कब दी, किसने दी, परिकल्पना का नाम क्या है, किस तरह की परिकल्पना है, बाईपेरेंटल है या कोई अन्य परिकल्पना है ना। बाईपेरेंटल का मतलब मतलब एक एकल तारे से उत्पत्ति या द्वितारे से उत्पत्ति है। ठीक है, तो ये लेबर असिस्टेंट के लिए भी उपयोगी है, आप देख सकते हैं इसको भी यहाँ से। बाकी जो डिटेल है वो तो बीए के एग्जाम के लिए ही उपयोगी है, आपको केवल फैक्ट्स देखने हैं, ओनली फैक्ट्स देखना है। ठीक है, लेबर असिस्टेंट वालों को। बाकी जो बीए वाले बच्चे हैं जिनको एग्ज़ाम देना है, थ्योरेटिकल एग्ज़ाम देना है, उनके लिए पूरा थ्योरी काम का है। अगली जो परिकल्पना है वो है ऑटो स्मिड की अंतरतारक धूल परिकल्पना। ऑटो स्मिड की अंतरतारक धूल परिकल्पना, इंटरस्टेलर डस्ट हाइपोथेसिस ऑफ ऑटो स्मिड। ठीक है, ये रूसी वैज्ञानिक थे। रूसी वैज्ञानिक ऑटो स्मिड ने 1943 में सौरमंडल की उत्पत्ति की एक नवीन परिकल्पना का प्रतिपादन किया। ठीक है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, अंतरतारक धूल परिकल्पना, इंटरस्टेलर डस्ट हाइपोथेसिस। ऑटो स्मिड ने ग्रहों की उत्पत्ति गैस व धूल कणों से मानी है। आदिकाल में ब्रह्मांड में अत्यधिक मात्रा में गैस एवं धूल कण फैले हुए थे। इन गैस मेघों तथा धूल कणों की उत्पत्ति उल्काओं या तारों से निकले पदार्थों से मानी जा सकती है। प्रारंभ में जब सूर्य आकाशगंगा के करीब से गुजर रहा था तो उसने अपनी आकर्षण शक्ति से कुछ गैस मेघ तथा धूल कणों को अपनी ओर आकर्षित कर लिया, जो सामूहिक रूप से सूर्य की परिकल्पना करने लगे। प्रारंभिक चरण में धूल कण तथा गैस अव्यवस्थित रूप से अलग अलग सूर्य का चक्कर लगा रहे थे। गैस मात्रा में कम होने के कारण अधिक अव्यवस्थित थी, जबकि धूल कण अधिक होने के कारण कम अव्यवस्थित थे। परिणाम स्वरूप धूल कण संगठित तथा घनीभूत होकर एक चपटी तस्तरी में बदल गए। 8 ग्रहों का निर्माण, यानी कि जो भी ग्रह हैं अपने 8 हैं ग्रह, तो पहले 9 थे, प्लूटो को हटा दिया गया है। ग्रहों का निर्माण कई क्रमिक अवस्थाओं से होकर गुजरा है। ठीक है, अवस्थाएं देखते हैं। प्रारंभिक अवस्था में धूलकण अप्रत्यास्थ यानी कि नॉन इलास्टिक रूप में आपस में टकराने के कारण अपनी गति खोते जाते हैं। अंततः उनकी गति मंद पड़ गई तथा संगठित होकर ग्रहों के भ्रूण के रूप में बदल गए, जबकि गैस कण प्रत्यास्थ रूप से टकराने के कारण यानी कि गति मंद न हो पाने से संगठित तथा घनीभूत नहीं हो पाए। आगे चलकर ये भ्रूण और अधिक पदार्थ आत्मसात करके बड़े होकर एस्टेरॉयड का रूप धारण कर लिए। अंत में ये एस्टेरॉयड अपने आसपास के अन्य पदार्थों को आत्मसात करके बड़े बड़े ग्रहों में बदल गए। ग्रहों के निर्माण के बाद भी कुछ पदार्थ बचे रहे जो घनीभूत होकर अपने समीपी ग्रह का चक्कर लगाने लगे, जिससे उपग्रहों का निर्माण हुआ। ठीक है, अब आगे देखते हैं क्या निष्कर्ष निकलता है। चूंकि ग्रहों तथा उपग्रहों का निर्माण सूर्य से न होकर गैस, मेघ तथा धूल कणों से हुआ है, अतः सूर्य तथा ग्रहों के कोणीय आवेग में अंतर होना स्वाभाविक है। इतना ही नहीं, विभिन्न ग्रहों के कोणीय आवेग में भी अंतर पाया जाता है। इस स्पष्टीकरण में गणितीय आधार पर स्मिड ने बताया कि जिस ग्रह के ग्रहपथ की अर्धव्यास जितना ही कम होगा, उसका कोणीय आवेग उतना ही कम होगा। सूर्य के करीब स्थित ग्रह भारी पदार्थ वाले तथा दूर हल्के पदार्थ वाले ग्रह पाए जाते हैं। इसका प्रमुख कारण तस्तरी के विभिन्न भागों में सूर्य द्वारा प्राप्त ऊष्मा में विभिन्नता का होना है। तस्तरी के केंद्र के सूर्य के करीब होने से अत्यधिक उष्णता के कारण भारी पदार्थ बने, जबकि किनारे पर कम उष्णता या ऊष्मा के कारण हल्के गैसीय पदार्थ बने। चूंकि गैस तथा धूलकण विभिन्न परिमाण वाले थे, अतः उनका अलग अलग तथा विभिन्न दूरियों पर संगठित होना स्वाभाविक है। इस तरह विभिन्न ग्रह बराबर दूरी पर न होकर विभिन्न दूरी पर है। ठीक है, ये इसका थोड़ा सा डायग्राम है, ये ग्रहों के भ्रूण है। ठीक है, और ये फाइनली ग्रहों का निर्माण है। इसकी आलोचना देख लेते हैं। गैस, मेघ तथा धूल कणों की उत्पत्ति तथा उपस्थिति का स्पष्टीकरण संतोषजनक नहीं है। यदि गैस, मेघ तथा धूल कण बिखरे थे तथा शिथिल थे, तो सूर्य उनका अपहरण करने में कैसे सफल हो पाया? इसका हल स्मिड नहीं दे पाते हैं। ये आपके बीए की तीनों संकल्पनाएं यहाँ पर समाप्त होती है। हमने लाप्लास की
जो परिकल्पनाएं हैं वो भी देख ली। उसके बाद में जेम्स जेम्स की ज्वारीय परिकल्पना भी देख ली, और ये अभी हमने जस्ट अभी ख़त्म करी है स्मिड की, ऑटो स्मिड की अंतरधारक धूल परिकल्पना। ठीक है, एक चीज़ मैं एक्स्ट्रा और बता देता हूँ आपको, इमैनुअल कांट की वायव्य राशि परिकल्पना। ठीक है ना, उसकी भी चर्चा कर लेते हैं। उससे पहले अपन सौरमंडल के बारे में थोड़ी सी ब्रीफ में जानकारी लेते हैं। ठीक है, सौरमंडल, निहारिका, नेबुला, ये इम्पोर्टेंट है इसलिए इसमें ऐड किया गया है। लैब असिस्टेंट के लिए इम्पोर्टेंट है, आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, बाकी बीए के लिए जो तीनों संकल्पनाएं हैं आपके सिलेबस में वही थी, है ना, वही करनी है आपको। अदरवाइज अगर आप तैयारी कर रहे हो, है ना, तो आपके लिए ये वाला जो पोर्शन है वो इम्पोर्टेंट साबित हो सकता है। ठीक है, तो देखते हैं सौरमंडल, थोड़ी सी सिंपल चीज़ें हैं वो देख लेते हैं। निहारिका, नेबुला को सौरमंडल का जनक माना जाता है। ग्रह लगभग 4.6 से 4.56 अरब वर्ष पहले बने। हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं, नाम आप लोगों को पता ही होंगे, नहीं पता हो तो मैं बता दूंगा। हमारे सौरमंडल में सूर्य जो कि एक तारा है, 8 ग्रह यानी कि बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, और 122 के लगभग, यानी कि इससे भी ज़्यादा है, लेकिन यहाँ 122 ही ज्ञात है अपने को, है ना। इसमें से कुछ है E1, M2, J53, S53, U27 एंड 13 जैसे लाखों छोटे पिंड जैसे एस्टेरॉइड्स, धूमकेतु, कॉमेट्स एवं विशाल मात्रा में धूलकण व गैस है। ठीक है ना। 8 ग्रह सूर्य से दूरी के अनुसार, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, इनको आंतरिक ग्रह कहते हैं और इनको पार्थिव ग्रह भी कहते हैं। ठीक है ना, क्योंकि इनका जो मटेरियल है वो लगभग पृथ्वी पर पाए जाने वाले पदार्थों के जैसा है। इसके बाद में है बृहस्पति, शनि, यूरेनस यानी कि अरुण, नेपच्यून यानी कि वरुण। ये बाह्य या विशाल या जोवियन ग्रह हैं, क्योंकि ये आकार में बड़े हैं, है ना, विशाल है, दैत्याकार है। दैत्याकार तो नहीं, लेकिन जोवियन, जोवियन का अर्थ होता है बृहस्पति के जैसा। ठीक है, बाह्य व आंतरिक ग्रहों के बीच में क्षुद्र ग्रह की पट्टी स्थित है, जो कि आप लोग जब सौरमंडल का इमेज देखते होंगे तो उसमें आपको क्षुद्र ग्रह की पट्टी दिखाई देती होगी। ठीक है ना, तो वही आपकी क्षुद्र ग्रह की पट्टी है। पार्थिव ग्रह पृथ्वी की भांति ही शैलों और धातुओं से बने हैं और अपेक्षाकृत अधिक घनत्व वाले ग्रह हैं। ठीक है, जोवियन का अर्थ है बृहस्पति की तरह। बाह्य ग्रह पार्थिव ग्रहों से विशाल है और हाइड्रोजन व हीलियम से बना सघन वायुमंडल है। सभी ग्रहों का निर्माण लगभग 4.6 अरब वर्षों पहले एक ही समय में हुआ। अंतर्राष्ट्रीय खगोलिकी संगठन ने अगस्त 2006 में, इंपॉर्टेंट चीज़ है, अंडरलाइन करना इसको, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है लैब असिस्टेंट के लिए। तो अंतर्राष्ट्रीय खगोलिकी संगठन ने लगभग अगस्त 2006 में प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से हटा दिया तथा बोने ग्रह की श्रेणी में शामिल किया। इसके अलावा कुछ और बोने ग्रह हैं, जैसे कि 2003 UB313, है ना, ये भी कुछ बोने ग्रह हैं। उसी प्रकार से प्लूटो को भी बोना ग्रह बता दिया गया है अगस्त 2006 से। ठीक है, इसके पहले प्लूटो को भी अपन ग्रह मानते थे, लेकिन प्लूटो जो है वो ग्रह की परिभाषा को पूर्ण नहीं करता, इसलिए उसको ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया है। ठीक है ना, अब केवल 8 ग्रह हैं। सबसे अधिक घनत्व वाला ग्रह पृथ्वी है, जिसका घनत्व 5.52 इसमें बताया गया है, लेकिन मैं एक्चुअल घनत्व बता देता हूँ आपको। पृथ्वी का जो एक्चुअल घनत्व है वो 5.517 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है। ठीक है ना। सबसे अधिक घनत्व वाला ग्रह कौन सा है? पृथ्वी। सबसे कम घनत्व वाला ग्रह है शनि, 0.70 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। ठीक है, पृथ्वी से सूर्य की दूरी 14,95,98,000 किलोमीटर है। हालांकि अपन अलग अलग दूरी देखते हैं, लेकिन एवरेज दूरी इतनी है, 14,95,98,000 किलोमीटर। सबसे कम दूरी जो है वो लगभग 3 जनवरी के आसपास रहती है, 14,17,00,000 किलोमीटर के लगभग, 14,17,00,000 किलोमीटर के लगभग रहती है। उसको अपन उपसौर कहते हैं। ठीक है, और सबसे अधिक दूरी जो है वो लगभग नहीं, 100% 4 जुलाई को रहती है। इसको अपन अपसौर कहते हैं, और ये दूरी सबसे अधिक दूरी रहती है, और ये दूरी रहेगी 15,20,00,000 किलोमीटर दूरी। ठीक है ना। आगे देखते हैं प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष जो है वो दूरी का माप है ना, दूरी मापते हैं। एक साल में क्या होता है प्रकाश वर्ष, वो भी देख लो। एक साल में प्रकाश जितनी दूरी तय करेगा
वह एक प्रकाश वर्ष होगा। ठीक है, एक प्रकाश वर्ष 9 एक प्रकाश वर्ष में किसके बराबर होता है? एक प्रकाश वर्ष का मतलब क्या होता है ये देख लेते हैं। एक प्रकाश वर्ष 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर के बराबर है ना। 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर के बराबर है। ठीक है, प्रकाश की गति जो है वो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है, यानी कि प्रकाश 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर की दूरी तय करता है। संपूर्ण सौरमंडल का व्यास 1173 करोड़ किलोमीटर है। संपूर्ण सौरमंडल का व्यास 1173 करोड़ किलोमीटर है। पृथ्वी का व्यास 12,742 किलोमीटर है। हालांकि पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास और पृथ्वी का भूमध्य रेखीय व्यास अलग अलग होता है। पृथ्वी का भूमध्य रेखीय व्यास जो है वो 12,756.6 किलोमीटर है, जबकि ध्रुवीय व्यास 12,714 किलोमीटर है। सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर पश्चिम से पूर्व यानी कि घड़ी की सुइयों के विपरीत दिशा में परिभ्रमण करते हैं। शुक्र व अरुण इसका अपवाद है, क्योंकि शुक्र व अरुण पूर्व से पश्चिम यानी कि घड़ी की सुइयों की दिशा में घूमते हैं। ठीक है। अब एक परिकल्पना और है, उसको भी अपन यहाँ देख लेते हैं, इमैनुअल कांट की। ठीक है ना। कांट का एक प्रसिद्ध कथन है, वो देख लो पहले। कांट का प्रसिद्ध कथन है, मुझे पदार्थ दो, मैं पृथ्वी की उत्पत्ति करके दिखाऊंगा। गिव मी मैटर एंड आई विल शो यू हाउ टू मेक अ वर्ड ऑफ इट। ठीक है। पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में संभवतः सर्वप्रथम तर्कपूर्ण परिकल्पना का प्रतिपादन फ्रांसीसी वैज्ञानिक कास्टे द बफन द्वारा सन 1749 में किया गया था। बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है लैब असिस्टेंट की दृष्टि से। ठीक है ना। और किसी भी कंपटीशन के एग्जाम की दृष्टि से अगर इससे रिलेटेड आप कोई एग्जाम दे रहे हो तो अंडरलाइन करना इसको, कास्टे द बफन द्वारा 1749 में किया गया है। और अगर भूगोल के विद्यार्थी हो तो इम्पोर्टेंट है ही सही। पृथ्वी की उत्पत्ति के सिद्धांतों में हमने पेरेंटल हाइपोथेसिस में जो सबसे महत्वपूर्ण है वो इमैनुअल कांट की वायव्य राशि परिकल्पना है। इसको देख लेते हैं, इसके बाद में फिर आगे चलेंगे। इमैनुअल कांट की वायव्य राशि परिकल्पना। पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में जर्मन, ये सिलेबस में नहीं है, बीए के सिलेबस में इस बार नहीं है, ये पहले थी, है ना। जियोमॉर्फोलॉजी जो पेपर था उसमें थी। अभी सिलेबस थोड़ा चेंज हुआ है तो उसमें केवल 3 परिकल्पनाएं हैं बीए सेमेस्टर फर्स्ट में, फिजिकल ज्योग्राफी में लाप्लास की, जेम्स जीन्स की और ऑटो स्मिथ की। ठीक है ना। इमैनुअल कांट की परिकल्पना नहीं है, ये केवल आपकी जीके की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, वो ध्यान रखना। पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में जर्मन दार्शनिक कांट ने यानी कि इमैनुअल कांट ने 1755 ईस्वी में अपनी वायव्य राशि परिकल्पना का प्रतिपादन किया, जो कि न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियमों पर आधारित थी। इनकी एक प्रसिद्ध किताब है जिसका नाम है नेचुरल हिस्ट्री ऑफ हेवन। इनकी एक प्रसिद्ध किताब है जिसका नाम है नेचुरल हिस्ट्री ऑफ हेवन। बहुत इंपॉर्टेंट है, अंडरलाइन करना। न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियमों पर आधारित थी, इसको भी अंडरलाइन करना। और कब परिकल्पना दी थी? 1755 में, इसको भी अंडरलाइन करना। और ये कहाँ के थे? जर्मनी के, तो इसको भी अंडरलाइन करना। कांट की परिकल्पना अनेक कल्पित तथ्यों पर आधारित है। सर्वप्रथम कांट ने यह मान लिया कि अतीत काल में ब्रह्मांड में देव निर्मित आद्य पदार्थ बिखरे थे, है ना। यानी कि देव निर्मित, यानी कि भगवान को मान रहे हैं, ये भी कांट भी भगवान में भरोसा कर रहे हैं कि ब्रह्मांड में देव निर्मित, ईश्वर निर्मित कोई आद्य पदार्थ बिखरा हुआ था। ठीक है ना। पुनः कांट ने यह मान लिया कि आपसी आकर्षण के कारण ये आद्य पदार्थ या कण एक दूसरे से टकराने लगे। इस आपसी टकराव के कारण ताप तथा भ्रमण गति का आविर्भाव यानी कि उत्पत्ति हुई। ताप में निरंतर वृद्धि होती गई, जिस कारण आद्य पदार्थ एक वायव्य राशि में परिवर्तित होने लगे। ताप तथा भ्रमण गति यानी कि रोटेशन के परिणाम स्वरूप प्रारंभिक शीतल तथा गतिहीन वायवीय पदार्थ एक तप्त तथा गतिशील निहारिका यानी कि नेबुला में परिवर्तित हो गया। निहारिका ताप के आविर्भाव के साथ ही घूमने लगी, उसके आकार में वृद्धि होने लगी, जिस कारण ताप में वृद्धि से निहारिका की परिभ्रमण गति में भी वृद्धि होने लगी। इस प्रकार निहारिका इतनी तीव्र गति से घूमने लगी कि केंद्रापसारित बल यानी कि केंद्र से बाहर की ओर जाने वाला बल यानी कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के प्रभाव से निहारिका के मध्य भाग में उभार आने लगा तथा इस क्रिया की तीव्रता के कारण, किसकी तीव्रता के कारण? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण पदार्थ का एक छल्ला निहारिका से बाहर निकल गया। इस क्रिया की पुनरावृत्ति के कारण पदार्थ के 9 गोल छल्ले निहारिका से अलग हो गए। इस प्रकार धीरे धीरे प्रत्येक छल्ले के सभी पदार्थ एक स्थान पर एकत्रित होकर एक गांठ के रूप में शीतल होकर जमकर टॉस हो गए। इस तरह 9 छल्लों से 9
ठोस पदार्थों का निर्माण हुआ जो कि आगे चलकर 9 ग्रहों में बदल गए। यहाँ पर ध्यान रखना, ये कांट की परिकल्पनाएं और ये लगभग 1755 की परिकल्पनाएं हैं। हमने अभी प्लूटो को अगस्त 2006 में ग्रह की श्रेणी से बाहर किया है, ये चीज़ ध्यान रखना। आप ऑब्जेक्शन मत कर देना यहाँ पर कि आपने तो 9 ग्रह बता रखे हैं। ये कांट की परिकल्पनाएं हैं और कांट की परिकल्पना 1755 की है और प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से अभी अगस्त 2006 में हटाया गया था। तो तब अगस्त 2006 तक प्लूटो को ग्रह ही माना गया था। ठीक है ना। इस प्रकार कांट के अनुसार पृथ्वी की उत्पत्ति केंद्रापसारित बल द्वारा निहारिका से अलग हुए छल्ले के पदार्थों के एक स्थान पर गांठ के रूप में जमकर टॉस होने से हुई। मौलिक निहारिका का जो भाग अवशिष्ट रह गया वह सूर्य के रूप में परिवर्तित हो गया। उपर्युक्त प्रक्रिया की पुनरावृत्ति के कारण ग्रहों से उनके उपग्रहों का निर्माण हुआ। इस तरह संपूर्ण सौरमंडल का निर्माण या आविर्भाव हुआ। आलोचना मूल्यांकन। सर्वप्रथम यह आलोचना की जाती है कि कणों के आपसी टकराव से भ्रमण गति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इस प्रकार निहारिका की निरंतर गति वृद्धि त्रुटिपूर्ण है। कांट की यह परिकल्पना की आद्य पदार्थ में गति कणों के आपसी टकराव से हुई कोणीय आवेग की स्थिरता के सिद्धांत यानी कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम के विपरीत है, क्योंकि आपसी टकराव से गति नहीं उत्पन्न हो सकती। कांट की यह धारणा की निहारिका के आकार में वृद्धि के साथ गति भी बढ़ती गई उपयुक्त सिद्धांत के विपरीत है, क्योंकि कोणीय आवेग की स्थिरता के सिद्धांत के अनुसार यदि आकार बढ़ता है तो गति घटती है तथा यदि गति बढ़ती है तो आकार घटता है। इस तरह कांट का सिद्धांत गलत प्रमाणित किया जाता है। ठीक है, तो ये मैंने एक एक्स्ट्रा परिकल्पना आपको बताई है। इमैनुअल कांट की वायवराशी परिकल्पना काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा बिग बैंग सिद्धांत भी है, वो भी इम्पोर्टेंट है। कुछ थ्योरीज हैं जैसे कि लाप्लास की, जेम्स जीन्स की, है ना, ऑटो श्मिड की, इमैनुअल कांट की, ठीक है, चैम्बरलिन और मोल्टन की जो कि ग्राणु परिकल्पना है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। ठीक है, तो एक बार आप इन सभी जो परिकल्पनाएं हैं पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित लगभग 8-10 परिकल्पनाएं हैं, उनकी परिकल्पना का नाम क्या है ना, उसको देने वाले विद्वान का नाम क्या है, कब वो परिकल्पना दी, ठीक है, और उसमें मेन फैक्ट क्या है, वो चीज़ आप लोग अगर लैब असिस्टेंट के लिए तैयारी कर रहे हो तो उसमें दे सकते हो। इसके अलावा फर्स्ट ग्रेड के लिए भी इम्पोर्टेंट चीज़ है। फर्स्ट ग्रेड में भी पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित संकल्पनाएं शामिल की गई है। ठीक है ना। और मेरे पास ये जो वीडियो है नोट्स रूप में ही अवेलेबल रहेगा। नोट्स ही मतलब ये लिखे हुए नोट्स हैं, हैंड रिटन नोट्स हैं। तो आप ये वीडियो जो लिंक है वो दूसरों को भी शेयर कर सकते हो, सेंड कर सकते हो। बीए के विद्यार्थियों को भी आप ये लिंक शेयर कर सकते हो ताकि उनके जो सिलेबस जो है, कई बच्चे बुक्स नहीं पढ़ पाते है ना, तो ये नोट्स उनके लिए उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं। इसके अलावा आप तैयारी करते रहें अच्छे से। ठीक है ना। चलो, जय हिंद, वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।